गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में ऑल ओवर आपका पूरा खत्म कर चुकी हूं। और गुप्त साम्राज्य में मैंने कल आपको टेम्पल्स, इनके मंदिर बताए थे कि इनके कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहां पे बात करूं तो गुप्त साम्राज्य के बारे में ही एक चीज और लिखवानी है मुझे, अजंता की गुफाएं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो मैं डालूंगी। अजंता की गुफाएं, जब हम इनके बारे में बात करते हैं, अजंता केव्स जिनको आप कहते हैं, गुफाएं जिनको हम कहते हैं अजंता केव्स, ठीक है, गुफाएं जिन्हें हम कहते हैं अजंता केव्स, अजंता केव्स ऑफ अजंता, ऐसे लिख लीजिए, केव्स ऑफ अजंता। तो प्यारे बच्चे, इनमें अगर हम बात करेंगे तो अजंता केव्स जो हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, इनकी अगर हम संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, 29, यानी कि 29 गुफाओं का समूह है आपकी अजंता केव्स। ठीक है, चलो ध्यान से सुन लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, मेरे कपड़ों पे मत जाओ कि मैं कौन से रंग का कपड़ा पहनूं। ठीक है, तो संख्या कितनी होती है, 29 होती है। अब यहां पे हमें बात करते हैं कि ये जो अजंता केव्स हैं, इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, तो यूनेस्को में इन्हें 1983 में यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अजंता केव्स जो हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, यूनेस्को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाएंगी। आपकी 1983 में ये आपको ध्यान रखना है, की गई थी ये विश्व विरासत सूची, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको बोला जाता है। और अगर हम इनके लोकेशन, मतलब ये कहां पर आपकी अवस्थित हैं या स्थित हैं, तो आप कहेंगे कि आपकी जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा, ये आपकी कहां पर हैं, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में अजंता केव्स हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में, जिले के ऐसे लिखना, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा एलोरा केव्स, ये आपका यहां पे है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका यहां पे चैप्टर खत्म होता है। ठीक, समझ नहीं आ रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्लास नहीं कर रहे हो क्या रेगुलर? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो बेटा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यहां पे आपकी अजंता केव्स का मैंने सिर्फ फैक्ट लिखवाया है कि अजंता केव्स कितनी है, अजंता केव्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, इन्हें आपके जो है, इनकी जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, वो कहां पर है। तो आप कहेंगे, एक मिनट, सॉरी यहां पे एक मिनट, सॉरी बेटा, वो एलोरा भी है ना महाराष्ट्र में, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, एलोरा केव्स है ना, एक मिनट, मैं ठीक कर रही हूं इसको, आई एम रियली सॉरी। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं अजंता की, तो अजंता कहां पर है, तो आप कहेंगे अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, यहां अजंता कर दीजिएगा, अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद में है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नगर कौन सा है, तो प्यारे बच्चे संभाजी नगर में, ठीक है, औरंगाबाद जिले के महाराष्ट्र में संभाजी नगर में, महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद जिले में संभाजी नगर में आपकी ये क्या कहते हैं, अजंता की गुफाएं शामिल हैं। अगर मैं एलिफेंटा की बात करूं तो एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। मैडम 4 तारीख की छुट्टी है क्या? 4 तारीख को क्या है भाई? ठीक है,
चलो आगे देखिए, तो ये आपकी पूरी अजंता केव्स है। अजंता केव्स के बारे में सारे फैक्ट्स हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी शिकायत होती है, लेकिन वो बेबुनियाद होती है कि आप मुझे नहीं बताती हैं कि कब चैप्टर याद मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो मैं अब बहुत जोर जोर से बोल रही हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि नया चैप्टर है। और इसके बाद में गुप्तवंश आपका खत्म होता है यहीं पर। और प्यारे बच्चों, आपका शुरू होगा जिसे हम कहेंगे पुष्यभूति, पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति या प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है वर्धन वंश। ये आपका शुरू होगा पुष्यभूति या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इस वंश का संस्थापक, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इस वंश का जो संस्थापक है, या यूं कहूं मैं कि ये जो फाउंडर है, संस्थापक या फाउंडर, तो प्यारे बच्चों जो संस्थापक है या फाउंडर है वो है आपका पुष्यभूति, वो है आपका पुष्यभूति। ठीक है, संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो राजधानी है, राजधानी हुआ करती थी, यानी कि कैपिटल ऑफ वर्धन वंश, तो कैपिटल बेटा शुरू में तो रहेगी इनकी थानेश्वर। और थानेश्वर कहां पर है? तो आप कहेंगे कि मैम हरियाणा में। तो थानेश्वर से फिर चली जाएगी कन्नौज। पहले शुरुआत में थानेश्वर रहेगी और फिर थानेश्वर कन्नौज यानी कि यूपी में चली जाएगी। अब यूपी में ये कैसे जाएगी, ठीक है, ये मैं आपको एक कहानी के थ्रू पहले यहां पे थोड़ा समझाऊंगी। लेकिन आप ये समझ लो कि ये पुष्यभूति या वर्धन वंश जो आया, आखिर ये लोग कौन हुआ करते थे? ये जो आपका वर्धन वंश है या जो पुष्यभूति वंश है, ये लोग कौन हुआ करते थे? तो आप कहेंगे कि मौखरी शासक, ध्यान से देखना, मौखरी शासक अवंती वर्मन, मौखरी शासक अवंती वर्मन के सामंत हैं। मुझे पता है अभी तुम्हारे पेट में दर्द होगा कि ये अवंती वर्मन कौन है। तो मौखरी शासक अवंती वर्मन के सामंत, के सामंत। और सामंत किसको कहते हैं? मैंने कल भी बताया था, मंत्री या मिनिस्टर। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी पहले और फिर मैं लिखवाऊंगी, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखो, अभी आपको अवंती वर्मन का पता चलेगा। अवंती वर्मन कौन था? अब आप मेरी बात सुनो। अगर मैं पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करती हूं तो इस वंश का पहला संस्थापक है पुष्यभूति। उसी के नाम पर इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? प्यारे बच्चे, आप इसको यहां पे स्लैश लगा लो, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो। हर चीज के लिए आप जो है परेशान हो जाते हो, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना, अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑप्शन में कई बार औरंगाबाद या संभाजी नगर, एक ही बात है। आप स्लैश लगा लो यहां पर। अब देखो, यहां पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संस्थापक है पुष्यभूति। अब पुष्यभूति के बाद में अगला जो शासक बनेगा, यानी कि ये कौन से नंबर का शासक है? आप कहेंगे पहला शासक। यहां पे पुष्यभूति है जो कि इस वंश का संस्थापक है। और कहानी शुरू होगी प्यारे बच्चे, कहानी शुरू होगी प्रभाकर वर्धन से, प्रभाकर वर्धन। और जब हम प्रभाकर वर्धन की बात करेंगे तो ये इस वंश के दूसरे शासक हैं, दूसरे शासक। प्रभाकर वर्धन के प्यारे बच्चे 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम है राज्यवर्धन, दूसरे का नाम है हर्षवर्धन, और तीसरी इनकी पुत्री है जिसका नाम है राजश्री, राजश्री, ठीक है, जिसका नाम है राजश्री। ये 3 बच्चे हैं। अब ये 3 बच्चों में ये बड़ा बेटा है प्रभाकर वर्धन का। पहले कहानी के किरदार समझ लो। ये आपका छोटा बेटा है हर्षवर्धन और ये इनकी पुत्री है राजश्री। अब देखो, प्रभाकर वर्धन दूसरे शासक होते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं।
ठीक है, 3 बच्चे होते हैं और ये क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। और ये अपनी जो बेटी है, अब देखना जिनके यहाँ ये मंत्री हुआ करते थे, अवंती वर्मन के यहाँ, जिनके यहाँ पे ये सामंत का काम करते थे, ये इनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करेंगे। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन अवंती वर्मन के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दीजिए। तो ये कहते हैं कि ठीक है। अब ये अवंती वर्मन का बेटा कौन है? अवंती वर्मन का बेटा है ग्रहवर्मन। अब बेटा ग्रहवर्मन जो है उसकी हत्या कर देते हैं। आगे चलकर 2 दुश्मन होंगे, क्योंकि आपको पता है हंसी खुशी फैमिली रह रही है तो दुश्मन भी आएंगे। तो 2 दुश्मन आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शशांक और एक का नाम होता है देवभूति। शशांक बेटा उस समय पंजाब क्षेत्र का शासक होता है और देवभूति जो है मालवा क्षेत्र यानी कि एमपी का शासक होता है। अब चूंकि जो आपके मौखरी शासक थे कन्नौज उनके अंडर में था, कन्नौज पर शासन था और कन्नौज उस समय बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था। कन्नौज पे ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। शशांक और प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं आपका देवगुप्त, और इसीलिए ये अवंती वर्मन के बेटे यानी कि राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। और जब हत्या होती है, जब हत्या कर देते हैं तो राजश्री के जो भाई हैं राज्यवर्धन, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और राजश्री को किडनैप कर लेते हैं। ये बात जैसे ही राज्यवर्धन को पता चलती है वो एकदम गुस्से में जाते हैं और जाकर पहले देवगुप्त को मार देते हैं। देवगुप्त वही जो मालवा का शासक है, ठीक है। और प्यारे बच्चे फिर जब वो देवगुप्त को तो मार देते हैं, लेकिन शशांक चालाकी से राज्यवर्धन को ही मार देता है। और उधर राज्यवर्धन के माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है, पुत्री और बेटे के गम में, पुत्री के गम में। और फिर इधर बेटा भी नहीं रहा। तो हर्षवर्धन को जब पता चलता है कि भाई उसके पिताजी भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही, माता सती हो जाती हैं पिताजी के गम में, पिताजी के साथ ही सती हो जाती हैं, और बहन के पति को मार दिया गया है, बहन को उठा लिया गया है। तो हर्षवर्धन आता है और हर्षवर्धन आकर शशांक को मारता है। शशांक को मारकर फिर वो कन्नौज पर कब्जा करता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। अब मैं लिखूंगी तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है। राजश्री, बेटा राजश्री का जो विवाह है, ठीक है, राजश्री का विवाह किसके साथ होता है? राजश्री का विवाह लिखिएगा, राजश्री इसकी पुत्री है, और लिखिएगा यहां पे अगली लाइन में लिख देती हूं मैं, देखिएगा, प्रभाकर वर्धन की पुत्री, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री, राजश्री, ठीक है, राजश्री की का विवाह अवंती वर्मन, अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से होता है, ग्रहवर्मन से होता है, ठीक है। शादी हो गई, यानी ग्रहवर्मन इनके रिश्तेदार, इनके जीजाजी बन गए, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री की का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से हो जाता है। अब यहां पे ये आपका हो जाता है। और आपको एक और चीज बता दूं, शादी के टाइम, शादी के बाद, अब शादी हो गई, अब यहां पे एक घटना घट रही है कि प्रभाकर वर्धन के समय, प्रभाकर वर्धन के समय, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के समय हूणों ने आक्रमण किया, हूणों ने आक्रमण किया, हूणों ने आक्रमण यानी कि हम कह सकते हैं अटैक, हूणों ने आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए, जिसका दमन करने के लिए, जिसका दमन करने के लिए
जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया। राज्यवर्धन को भेजा गया। तो राज्यवर्धन उधर बिजी हो गया, वो वहां चला गया, और हर्ष की उम्र बहुत कम है। तो प्यारे बच्चे, राज्यवर्धन यहां चला गया, और आपको मैंने ये बताया कि राजश्री, एक मिनट, ये राजश्री हो गया, राज्यश्री करना है इसको, दोनों जगह करेक्शन करवा रही हूं, नाम ठीक करना राज्यश्री, और यहां पर भी लिखना करेक्शन करके राज्यश्री। तो राज्यश्री, अब भाई उधर चला गया और हर्षवर्धन भी नहीं है, हर्षवर्धन भी बाहर है, कोई नहीं है। अब यहां पे अगला क्या होता है कि ये हूणों का दमन करने जब चला गया तो इधर पीछे से क्या घटना घटी, ध्यान से सुनना। जो राज्यवर्धन के जीजा हैं उनका नाम क्या है, आप कहेंगे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या शशांक, ये वही शशांक है जो गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उससे गौतम बुद्ध के उस वृक्ष को शशांक ने जो है यहां पर कटवा दिया था। ठीक है, ग्रहवर्मन की हत्या शशांक और देवभूति, देवभूति ने मिलकर की, यानी दोनों पार्टनर बन गए, मिलकर की, और राज्यश्री का अपहरण कर लिया। अपहरण मतलब किडनैपिंग, ठीक है, अपहरण यानी कि किडनैपिंग, अपहरण कर लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्यारे बच्चे, ये जो शशांक और देवभूति हैं, अगर मैं शशांक की बात करती हूं, तो आप मुझसे पूछेंगे, साइड में लिखती हूं कि शशांक कौन था, तो लिखना शशांक बंगाल क्षेत्र का शासक या बंगाल क्षेत्र में शासक था। किरदार देखो। और देवभूति कौन है, देवभूति आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश यानी कि मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में शासक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, जब ये घटना घटी और इस घटना का पता जब राज्यवर्धन को चला, तो राज्यवर्धन को बहुत गुस्सा आया। जाहिर सी बात है भाई, गुस्सा आएगा अगर किसी के जीजा को मार दिया जाए और बहन का अपहरण कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लिया, अब यहां पे अपहरण हो गया, बहुत गुस्सा आया आपके राज्यवर्धन को। और प्यारे बच्चे इधर देखिएगा, यहां पे अब हर्षवर्धन को भी पता चलेगा कि हर्षवर्धन के माता पिता की हत्या हो गई है, माता पिता मर गए हैं। तो हर्षवर्धन निकलता है। हर्षवर्धन को कैसे पता चला मैम कि माता पिता की हत्या हो गई, क्योंकि उस समय टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे कि हमने नंबर डायल किया और तुरंत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता था, पहले दूत भेजे जाते थे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक चीज और करेक्शन करना बेटा, देवगुप्त होगा यहां, देवभूति नहीं होगा, इसको करेक्ट करना, देवगुप्त, ये लिखना है यहां नाम देवगुप्त, और यहां पर भी लिखना देवगुप्त। तो ये इन्होंने हत्या तो कर दी, अब ये शांति से बैठे हैं कि हमें मिल गया कन्नौज। ठीक है, डेट वाइज लिखो, मतलब यहां पे डेट नहीं है बेटा, यहां पे अच्छा शासन की डेट बता दूं, ठीक है लिख देती हूं, डेट मेंशन कर देती हूं, यहां से शुरू हुआ है आपका, मैं कहानी के चक्कर में डेट लिखना भूल गई हूं, लेकिन लिख देती हूं, नीचे करके लिखूंगी थोड़ा सा क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा।
तो यहां पे जब ये आपका पुष्यभूति वंश, या फिर प्यारे बच्चे हम बात करेंगे इसकी वर्धन वंश की, तो इसकी डेट लिखना जरा कि आपका ये कहानी हो गई। कहां लिखूं डेट? हर्षवर्धन कहां से शुरू होगा? रुक जाओ। पुष्यभूति या वर्ष हर्षवर्धन, अभी हर्षवर्धन आने दो फिर लिख दूंगी डेट, ठीक है? नहीं तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहां पे ये सारी चीजें हुई। हर्षवर्धन इतना फेमस क्यों था? बहुत बढ़िया, कुरंगक दूत हितेश ने लिख दिया। पहले अब सुन लो, बीच में कमेंट मत करो, नहीं तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। अब ये सारी घटनाएं घट गई, घटने के बाद राज्यवर्धन को पता चल चुका है, राज्यवर्धन आ चुका है। अब राज्यवर्धन आ चुका है, या राज्यवर्धन हुणों का दमन करके पहले ही आ चुका था। अब यहां पे क्या होता है? माता पिता की हत्या हो गई, और कुरंगक दूत, ये कुरंगक दूत है, कुरंगक दूत, ये कुरंगक दूत इंफॉर्मेशन देगा हर्षवर्धन को। यहां पे देखिएगा, कुरंगत दूत से हर्षवर्धन को अपने पिता प्रभाकर वर्धन और माता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कुरंगक दूत से हर्षवर्धन को अपने पिता प्रभाकर वर्धन दोनों लिखो, प्रभाकर वर्धन व माता की मृत्यु, ऐसे लिखना। माता की, प्रभाकर वर्धन मतलब पिताजी, यहां पे लिख दीजिए, हाँ लिखा हुआ है पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती, जो कि सती हो गई थी। सती समझते हो ना? सती हो गई की मृत्यु की खबर सुनकर, खबर यानी कि न्यूज, खबर सुनकर, ठीक है, सुनकर अपने राज्य आते हैं। अब इनको पता चल गया, यानी कि ये यहां पर आ चुके हैं। यशोमती, बेटा माता का नाम लिख दिया है, ये रहा, मैं यहां पे अंडरलाइन कर देती हूं। ये है इनके पिता प्रभाकर वर्धन और माता का नाम है यशोमती। ये आपके उसमें पैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ये यहां पर आ रहे हैं। अब यहां पे जब आ गए तो इधर ये घटना घटी, और उधर क्या घटना घट रही है? माता पिता मर गए हैं, लेकिन इधर बहन के पति को जो मारा है शशांक और देवगुप्त ने। तो आगे अब कहानी आगे बढ़ रही है, और राज्यवर्धन, देखो राज्यवर्धन समझ रहे हो ना कौन है? राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, और जैसे ही, देवगुप्त कौन है? मालवा का शासक है, मालवा का शासक है। बेटा जहां इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं लिखवा दूंगी, डेट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हर जगह की डेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने हर्षवर्धन सुनकर, हर्षवर्धन ही तो लिखा है बेटा, ये तो रहा, कुरंगक दूत से हर्षवर्धन को अपने माता व पिता की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य आते हैं। तो हर्षवर्धन ही तो आए हैं अपने राज्य, सही तो लिखा है। पीडीएफ बेटा आज टाइप नहीं है, पीडीएफ कल से आप पढ़ लेना। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब जब देवगुप्त की हत्या करी तो शशांक अवेयर हो गया, ठीक है? तो उसको गुस्सा आ गया। बेटा देखो ध्यान से, हर्षवर्धन लिखा हुआ है, देखो ये रहा, अंडरलाइन कर दिया, हर्षवर्धन ही तो वापस आएगा।
ठीक। तो अब इसकी हत्या करी, शशांक अवेयर हो गया। अब क्या हुआ यहां लिखना, राज्यवर्धन की हत्या, राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी, शशांक ने कर दी। इसने चालाकी से इसको मार दिया। और अब कौन बचा इकलौता, मां मर गई, बाप मर गए, बड़ा भाई मर गया, जीजा को मार दिया, बहन को किडनैप कर लिया। अब हर्षवर्धन जो है यहां पर इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं, इतने ज्यादा परेशान हो रखे हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और मैं आपको ये बता दूं कि जब हर्षवर्धन के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी आई है तो उनकी उम्र बहुत छोटी है, वो आप लोगों से भी छोटे होंगे, 16 साल के हैं लगभग। और वो राजा बनना ही नहीं चाहते, वो इन सब घटनाओं से डर गए हैं, इन सब घटनाओं से डर गए हैं। ठीक है, तो जब वो डर गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लोगों ने समझाया और कहा कि राज्य की जिम्मेदारी तो संभालनी होगी, तुम्हारी बहन जो उसे उन लोगों ने किडनैप पर रखा है उसको लेकर आओ। हर्षवर्धन फिर अपना राज्यभार संभालते हैं बेटा, और देखना अब आगे की कहानी यहां पर क्या होती है। तो अब आपका इतिहास में जो सबसे ज्यादा फेमस है हर्षवर्धन, इस वंश के शासक हर्षवर्धन का समय शुरू होगा। और हर्षवर्धन जो है ये रहेंगे 606 से 647 ईस्वी या एडी, इनका शासनकाल शुरू हो रहा है। अब ये आ गए, गद्दी पर बैठ गए। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 590 एडी में। तो अब आप निकाल के देखो कि इनकी आयु कितनी रही होगी, मतलब 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र जो कि बच्चों की उम्र मानी जाती है। हर्षवर्धन कौन था, बहुत बढ़िया, हर्षवर्धन बेटा लड़की था। ठीक है, क्लास में मत आया करो टाइम से। हर्षवर्धन कौन था, लड़की था हर्षवर्धन। ठीक है, हद करते हो भाई तुम लोग, फिर कहते हो मैम गुस्सा, मतलब हर वक्त कमेंट करने से मतलब है, पढ़ाई पे फोकस है ही नहीं हमारा, है ही नहीं। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन का टाइम शुरू हो गया। अब हर्षवर्धन जो है 590 एडी में जन्म हुआ है, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, यानी गद्दी पर जो बैठने का उनका समय है वो क्या है, तो आप कहेंगे 606 एडी इनका गद्दी पर बैठने का समय है। फिर हर्षवर्धन की पत्नी यानी कि इनकी जो वाइफ है उनका क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहना कि इनकी पत्नी का नाम था दुर्गावती। अब ये मत कहना कि 16 साल में ही शादी हो गई थी, शादी बाद में हुई थी लेकिन पत्नी तो थी ना। ठीक है, आगे देखिएगा, तो पत्नी है आपकी दुर्गावती, इनकी, आपकी नहीं मतलब हर्षवर्धन की। ठीक है, आगे देखिए। फिर अब ये सबसे पहले क्या करेगा भाई, सबसे पहले अपने दुश्मन को मारेगा। हाँ करूंगी रिपीट, इसे कराने तो दो मुझे, रिपीट करूंगी। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने दुश्मन को मारेगा। और दुश्मन कौन बचा है, हर्ष, वो क्या नाम है, शशांक बचा है हर्ष का दुश्मन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पे लिखना गौड़ नरेश शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब देखो यहां एक ट्विस्ट और है, आपको मैंने बताया कि राज्यश्री जो है उनको किडनैप कर लेता है ये शशांक और देवगुप्त। तो अब हर्षवर्धन जब इसको मार देता है, इसको पराजित कर देता है, तो वो कहता है मेरी बहन कहां है,
अब यहां हर्षवर्धन को पता चल रहा है कि बहन यहां से भाग चुकी है। वो अपनी बहन को ढूंढना शुरू करता है कि कहां गई मेरी बहन। अपनी बहन को ढूंढना शुरू करता है और ढूंढते ढूंढते जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति का नाम अभी मैं लिखवाऊंगी। तो प्यारे बच्चे वो बताता है कि तुम्हारी बहन इस तरफ गई है और वो शायद ऐसी स्थिति में है कि वो अपनी जान दे सकती है। तो हर्षवर्धन को जैसे ही पता चलता है तो वो तुरंत वहां पर जाता है और अपनी बहन को लेकर आता है। उधर वो कहती है कि मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, मेरा पति मर चुका है, मैं अब जीकर क्या करूंगी, मैं मर जाना चाहती हूं। तो हर्षवर्धन उसे समझाता है, राज्य में वापस लाता है और अपने साथ उसको रखता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर सब अभी दोबारा मैं रिवीजन कराऊंगी। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मैं अपने आप करेक्शन कर लूंगी, पहले पढ़ लो, कमेंट मत करो ज्यादा। ठीक, अब देखिए यहां पर अब क्या होगा। यहां पे इसने उसको मार दिया। अब देखो यहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम है दिवाकर मित्र, और ये दिवाकर मित्र पता है कौन है? बौद्ध भिक्षु। तो दिवाकर मित्र जो है वो एक बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु, दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोजा और खोजकर प्यारे बच्चे वापस साम्राज्य में ले आया। ठीक है, खोजा, समझ आया। अब देखो आगे, ये हो गई कहानी खत्म। हर्षवर्धन की राजधानी क्या बन जाएगी अब? कन्नौज। ठीक है, तो यहां पे ये कहानी खत्म हुई। अभी तक यहां पे देखो जितना मैंने पढ़ा है एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूं। प्यारे बच्चों, मैंने पुष्यभूति वंश शुरू किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक हुआ करता था पुष्यभूति, जिसके अगर हम बात करें तो यहां पे पहला शासक है इस वंश का। इनकी राजधानी पहले थानेश्वर होती है। इसे कई कई बार थानेश्वर या पुष्यभूति या वर्धन वंश कहा जाता है। राजधानी कौन लेकर आ गया? कन्नौज किसने बनाई? हर्षवर्धन ने। अब प्यारे बच्चे यहां पर मौखरी शासक अवंती वर्मन के सामंत थे, ये आपके वर्धन वंश के शासक, मतलब इनके यहां मंत्रियों का काम करते थे। और फिर प्रभाकर वर्धन जो कि इस वंश के दूसरे शासक हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी प्यारे बच्चे किससे कर दी थी? अपनी बेटी की शादी ग्रह वर्मन से कर दी थी, जो कि अवंती वर्मन का पुत्र था, यानी जिनके यहां ये मंत्री हुआ करते थे। शादी हो गई। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रभाकर वर्धन के समय, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के समय हूणों ने आक्रमण किया। यहां पे समय लिख दीजिएगा। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों ने आक्रमण किया, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। अब राज्यवर्धन जो है वो हूणों का दमन करके आ गए। अब यहां पे एक घटना, जब राज्यवर्धन वहां पे गए हुए हैं हूणों का दमन करने के लिए, वो वापस नहीं आ पाए, तब तक क्या घटना घटती है कि शशांक और देवगुप्त मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। और ग्रहवर्मन कौन है? ग्रहवर्मन प्यारे बच्चे इसका जीजा है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के माता पिता को किसने मारा? किसी ने मारा नहीं। हर्षवर्धन के और जो पिताजी हैं वो बेटी के गम में, बेटी और दामाद के गम में मर जाते हैं और उनकी माता सती हो जाती हैं। जब किसी बच्चे को परेशानी होगी तो माता पिता को दुख होता है ना, तो उसी दुख में पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और फिर राज्यवर्धन जो है उस समय जब यहां पे इनके माता पिता की मृत्यु हुई है, तो राज्यवर्धन उस समय यहीं पे हैं। ये घटनाएं घट चुकी हैं और राज्यवर्धन को जब पता चलता है तो वो प्लानिंग करते हैं उसको मारने के लिए, शशांक को और देवगुप्त को। और उधर हर्षवर्धन को भी पता चलता है जब सारी घटनाएं घट गई हैं, माता पिता भी मर गए, जीजाजी भी मर गए, बहन की किडनैपिंग हो गई, इन्हें बता रहा है एक दूत जाकर। तो ये भी वापस आ रहे हैं। अब जब ये वापस आ रहे हैं तो वापस आए, इधर यहां पे राज्यवर्धन को बहुत गुस्सा था
और बेटा जब बहुत गुस्सा था तो राज्यवर्धन की सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे शशांक और देवगुप्त को मारना है और उसके बाद अपनी बहन को वापस लाना है। तो प्यारे बच्चों, इसने राज्यवर्धन ने देवगुप्त को तो मार दिया, लेकिन शशांक को जैसे ही पता चला कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी तो वो अवेयर हो गया। और वो अवेयर हो गया, उसके बाद उस शशांक ने चालाकी से राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। ठीक है, और अब आया गद्दी पे कौन? हर्षवर्धन, क्योंकि भाई भी मर गया। अब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठ रहा है। हर्षवर्धन बैठना नहीं चाहता था। क्यों नहीं बैठना चाहता था? क्योंकि वो डर रहा था इन चीजों से। सोचो 16 साल का है हर्षवर्धन जब उसे गद्दी पे बिठाया जा रहा है। तो यहां पे वो 590 एडी में इनका जन्म हुआ और 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर यानी कि 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। अब इन्होंने सबसे पहले गौड़ नरेश शशांक गौड़ नरेश, गौड़ मतलब पंजाब वाला क्षेत्र, अभी तो बताया, फिर भी कमेंट करे जा रहे हो गौड़ नरेश कौन है, गौड़ नरेश कौन है? अरे शशांक है बेटा। ठीक है, और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, अपनी बहन को भी खोज लिया और साम्राज्य में वापस लेके आ गया। अब हर्षवर्धन से रिलेटेड फैक्ट्स को हम पढ़ते हैं। हर्षवर्धन को सम्राट का साहित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन को सम्राट का साहित्य कहा जाता है। सम्राट का साहित्य, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। साहित्य का सम्राट, एम्परर ऑफ लिटरेचर, एम्परर ऑफ लिटरेचर, एम्परर ऑफ लिटरेचर, साहित्य का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, एम्परर ऑफ लिटरेचर। ठीक, उसके बाद इसके बारे में एक और, अब राजधानी क्या बन गई है? राजधानी हो गई हर्षवर्धन की कन्नौज, जिसे प्यारे बच्चे कान्य कुब्ज भी कहते हैं। कान्य कुब्ज। तो अब समझ में आया कि राजधानी को कन्नौज कौन लेकर आया था? तो मैम हर्षवर्धन। अब एक और फैक्ट जो बहुत पूछा जाता है, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब क्वेश्चन आता है कि कब हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब क्वेश्चन आता है कहां पर? तो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। और कब हराया था? तो 618 ईस्वी या 618 एडी में। ठीक है, यहां पे हराया था। 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन के साथ जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश का एक शासक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। अगला फैक्ट लिखिएगा हर्षवर्धन को लेकर ही, यहां पर एक और चीज की हर्षवर्धन के नाटक पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन के नाटक, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताए हैं। तो कौन कौन से हैं बताइए? एक तो रत्नावली है मैम, रत्नावली, एक नागानंद है और एक मैम प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका, ये सब किसके नाटक हैं? ये सब हर्षवर्धन के नाटक हैं। हर्षवर्धन के नाटक रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सारे के सारे इनके नाटक हैं। और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे कि भाषा है मैम संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
ये तीनों इनके ही नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन्हें हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, बल्कि एक कवि है जिनका नाम है धावक, उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा फैक्ट हो गया। माना जाता है कि ये इन्होंने नहीं लिखे, बल्कि इन्हें लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? कवि धावक को दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं। ये इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, हर्ष के दरबारी कवि। हर्ष के दरबारी कवि कौन है? दरबारी कवि, तो प्यारे बच्चे हम कहेंगे कि उनका नाम है बाण भट्ट। बाण भट्ट दरबारी कवि हैं। और बाण भट्ट ने प्यारे बच्चे यहां पर इनकी भी दो रचनाएं हैं। रचना कौन कौन सी हैं? एक तो इनकी बड़ी फेमस बुक है कादंबरी, और दूसरी है प्यारे बच्चे हर्षचरित। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आते हैं। ठीक है, तो कादंबरी और आप कहेंगे दूसरा कौन है? तो कादंबरी और हर्षचरित, ये हैं आपके यहां पर इनके दरबारी कवि। दूसरा लिखिएगा, ये आपके पहले हो गए। अब दूसरे लिखिएगा जिनका नाम है मयूर भट्ट। मयूर भट्ट, और मयूर भट्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सूर्य शतक और मयूर शतक इन्होंने ही लिखी है। सूर्य शतक और प्यारे बच्चे मयूर शतक, ये क्या है? दोनों की दोनों इनकी रचना है। दोनों रचना किसकी है? मयूर भट्ट की, सूर्य शतक और प्यारे बच्चे मयूर शतक, ये दोनों इन्होंने लिखी हैं। तीसरे लिखिएगा इनके दरबारी कवि मातंग दिवाकर। मातंग दिवाकर, और फिर लिखिएगा चौथे भर्तृहरि। भर्तृहरि, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के लिए एक शब्द यूज किया है, और वो शब्द यूज किया है शोढल ने। नोट डालकर लिखना है इसको, नोट। ये दरबारी कवि आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नोडल सॉरी शोढल। शोढल ने शोढल शोढल ने शोढल ने हर्षवर्धन को शोढल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा है। साहित्यिक हर्ष, साहित्यिक मतलब लिटरेचर। साहित्यिक हर्ष कहा है। साहित्यिक हर्ष कहा है किसने? शोढल ने। ये सारी घटनाएं हर्षवर्धन के समय की हैं। और प्यारे बच्चे मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगी कि आपका जो हर्षवर्धन है, इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो चीनी यात्री है उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक व्यक्ति का नाम लिखना आप सभी मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, जिसे हम कहते हैं हेन सांग। बहुत पूछा जाता है कि किसके समय भारत में आया था। तो हेन सांग की हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, और हेन सांग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि चीन से आया चीनी यात्री। चीन से आया कौन था ये? चीनी यात्री। चीन से आया चीनी यात्री था ये। इसे प्यारे बच्चे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 630 से लेकर 645 एडी या ईस्वी यानी 15 वर्षों तक भारत में रहा।
15 वर्षों तक भारत में रहा। अब आप कहेंगे कि मैम इसका आने का उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया था, भारत में क्यों आया था, इसे आखिर भारत में आकर क्या करना था। तो प्यारे बच्चे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में आपका जो है अध्ययन करने आया था। और एक और चीज ध्यान रखना कि इसी हेनसांग को तसांग भी कहा जाता है। मैं लिख देती हूं हाईलाइट करके कि जो हेनसांग है इसे तसांग भी कहा जाता है, तसांग भी कहा जाता है, इसे तसांग भी कहा जाता है। आप नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, इसे तसांग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनसांग को। अब हेनसांग क्या करने आया था, ध्यान से सुनना। 18 महीने यानी कि 18 मंथ्स, 18 महीने 18 मंथ्स नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन किया। ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानने के लिए भारत में आया था। और जब ये इस नालंदा विश्वविद्यालय में गया तो नालंदा विश्वविद्यालय में जिस समय इसने अध्ययन किया तो कहा जाता है कि 5 स्टूडेंट्स यानी कि जो 5 छात्र हुआ करते थे उन पर प्यारे बच्चे, उन पर एक टीचर यानी कि एक शिक्षक हुआ करता था। एक शिक्षक यानी कि हम लिख सकते हैं कि 5:1 का रेशो था कि 5 स्टूडेंट हैं और एक शिक्षक इस समय हुए करते थे। 5 शिक्षार्थी पर एक शिक्षक। और आपको बता दूं कि इस समय, ठीक है, इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं जिन्हें हम वाइस चांसलर कहते हैं, इन्हें हम वाइस चांसलर कहते हैं, वाइस चांसलर, कुलपति। तो ये वाइस चांसलर या कुलपति कौन है? तो आप कहेंगे शीलभद्र हैं। शीलभद्र इस समय नालंदा विश्वविद्यालय में वो आपके कुलपति हुआ करते थे। 5 नहीं बेटा 15 होगा। 630 में आया था और 645 में वापस गया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इसने अपना यात्रा विवरण लिखा है कि जब ये भारत में आया तो भारत में हर्ष का शासन कैसा था। और इसने यात्रा वर्णन किस में लिखा है? तो अपनी बुक या कह सकते हैं कि पुस्तक, बहुत पूछी जाती है, CU की में लिखा, CU की में लिखा अपना यात्रा विवरण। ठीक है, इसमें उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, ये आपको बेटा राजा रखते ही इसलिए थे कवियों को कि वो उनके बारे में लिखें, उनके समय के बारे में लिखें। अगर आपके नहीं लिखे हुए होते तो आप कैसे जानते बताओ। ये रखे इसलिए जाते थे, ये आपको यहां पे ये बताने के लिए कि भाई हम लोग ऐसे हैं। तो ये पूरे इसके फैक्ट्स थे। यहां पे हेनसांग आता है। हेनसांग का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना होता है। उस समय 5 छात्रों पर एक टीचर हुआ करता था, मतलब 5 छात्रों को एक टीचर पढ़ाता था। और उस समय वाइस चांसलर शीलभद्र हुआ करते थे। और प्यारे बच्चे, माता जो हैं, एक मिनट, क्या लिख रहा है ये बच्चा नीचे करना,
बहुत बड़ा कमेंट इसने लिखा हुआ है। हाँ, रश्मि चौधरी, मैम मातंग दिवाकर की मयूर शतक रचना, मैम मातंग दिवाकर की मयूर शतक रचना, क्या हो गया इसमें? मयूर शतक रचना में क्या हो गया? कुछ गलत हो गया है क्या? रुक जाओ एक बार देख लेती हूं मैं। ये रे मातंग दिवाकर, अच्छा मयूर भट्ट के सामने टिक हो गया है। ये इनकी रचनाएं हैं, मयूर भट्ट की नहीं है। नहीं, एक मिनट, नहीं बेटा मैंने सही लिखा है, मातंग दिवाकर नहीं, ये इनकी ही होंगी, सूर्य शतक और मयूर शतक। नहीं बेटा मैंने ठीक लिखा है, सही है, ये सही है, गलत नहीं है, सही है। ये मयूर भट्ट की रचनाएं हैं, सूर्य शतक और आपका मयूर शतक, इनकी नहीं है जिनकी आप बता रही हैं कि मातंग दिवाकर की रचना है। नहीं, मातंग दिवाकर की रचना नहीं है ये सही लिखा हुआ, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ फैक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। मयूर शतक ही तो लिखा है, मयूर शतक और सूर्य शतक मयूर भट्ट की रचनाएं हैं। मयूर भट्ट सही लिखा हुआ है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा हुआ है, ये एकदम कोई गलती नहीं है। ठीक है, होती तो मैं बिल्कुल उसको ठीक करती, आपकी बात मानती। मैम कल क्लास होगी? नहीं, कल क्लास नहीं होगी, अब क्लास हम लेंगे मंडे को, और अगर होगी तो मैं आपको जो है ग्रुप में मैसेज करूंगी। ठीक है, ये सब लिखने से कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेने वाली थी, गलत पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, गलत क्या पढ़ा रहे हो वो भी लिखा करो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।